नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हमने आपसे ये वादा किया था कि लोकसभा चुनाव तक 400 दिन तक हम आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे और उस काउंटडाउन का आज 390वां दिन है। कई शहरों का नाम बदल गया, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल गया, ऐतिहासिक इमारतों की पहचान बदल दी गई। अब इसी कड़ी में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की शान मुगल गार्डन का नाम भी आज से अमृत उद्यान हो गया है। नाम बदलने के बाद सियासत भी बाग बाग हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने इसका स्वागत किया तो कांग्रेस ने कहा कि देश नासमझों के हाथ में चला गया है। On the occasion of the celebrations of 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the President of India is pleased to give a common name to the Rashtrapati Bhavan Gardens as the Amrit Udyan. इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, फैजाबाद अयोध्या, गुड़गांव हुआ गुरुग्राम, पनकी स्टेशन अब पनकी धाम। नाम बदलने की इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया। आम जनता के लिए खुलने से ठीक पहले ये ऐलान हुआ। मुगल गार्डन की सालों पुरानी पहचान में बदलाव हुआ। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है और ये फैसला सरकार द्वारा आज लिया गया। कुछ ही समय पहले इस बोर्ड पर मुगल गार्डन लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर अमृत उद्यान लिखा हुआ है। कई सारे बदलाव और भी किए हुए हैं सरकार ने, कई सारे बदलाव और भी किए हैं, जिनमें से एक सबसे मुख्य बदलाव जो किया है वो ये है कि जिस तरह से पहले मुगल गार्डन साल में सिर्फ एक बार खुला करते थे, अब विजिटर्स के लिए जो लोग ये देखना चाहते हैं, इसका एक्सपीरियंस, इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, वो साल में 2 बार आ सकेंगे। ऑफिशियल ओपनिंग इसकी 31 जनवरी को होने वाली है और विजिटर्स के लिए 1 फरवरी से मुगल गार्डन यानी कि अमृत उद्यान खुल जाएंगे और 26 मार्च तक खुले रहेंगे, यानी कि तकरीबन 2 महीने तक। और ये एक सबसे लंबे वक्त में से है कि इतना लंबी ड्यूरेशन तक मुगल गार्डन कभी नहीं खुला करते थे, लेकिन इस बार उन्हें खोला जाएगा। कुछ दिन रिजर्व भी किए गए महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांग जन, उनके लिए कुछ दिन रिजर्व किए गए हैं और किसानों के लिए भी 1 दिन रिजर्व किया गया है मार्च के महीने में, जब सिर्फ वो लोग आकर अमृत उद्यान का लुत्फ उठा सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नाविका गुप्ता ने इस बदलाव की जानकारी दी। साथ ही साथ मुगल गार्डन का नाम बदलने की वजह भी कही। राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि जो गार्डन्स हैं, मुगल यहाँ के जो गार्डन्स हैं, उन गार्डन्स की कलेक्टिव आइडेंटिटी एक अमृत उद्यान की होगी। सिर्फ इतना कहा है। लेकिन इस दलील से इतर मुगल गार्डन का नाम बदलने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। विरोधी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाया। नाम बदलने की वजह बीजेपी की मुगलों से नफरत बताया। भारतीय जनता पार्टी की यह आदत है कि वो समझते हैं कि सड़कों का नाम बदल दो, शहरों का नाम बदल दो, मुगल गार्डन का नाम बदल दो और यही उनका विकास है। अपने आप कुछ करने को तैयार नहीं है। अपने शहर बसाओ, अपना गार्डन बनाओ, जो नाम रखना चाहो रखो, लेकिन इसी का नाम उनके यहाँ विकास है। तो क्या राष्ट्रपति भवन को डिमोलिश करोगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। जिस मकान में प्रधानमंत्री रहते हैं वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। क्या लाल किले का नाम बदलोगे या उसे गिराओगे? ताजमहल का नाम बदलोगे या उसे गिराओगे? हालांकि बीजेपी नफरत जैसे आरोपों को गलत बता रही है। विरोधियों के मुगलों के समर्थन पर सवाल उठा रही है। ये तो 125 करोड़ लोगों की भावना ही है कि देश का अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है और हम सबसे पुरानी संस्कृति हमारे पास जानकारी है, तो हम अपने भारत मुल्क के अंदर ऐसा कोई नाम क्यों रखें जो गुलामी का प्रतीक हो, जो जबर और जुल्म का प्रतीक हो। तो अगर कोई ऐसा कल्पना करता होना चाहिए तो उसको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप ये मानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो जबर और जुल्म हुआ, जो जबरन धर्म बदले गए, उनको हम आज याद करा के अपने बच्चों को भी उस संस्कृति को याद कराएं और उनको ये कहें कि आपको भी इस रास्ते चलना है। आजादी के 75 साल होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के गार्डन को एक नाम दिया है, लेकिन नाम में बदलाव के साथ जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, उससे साफ है कि मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत और गरमाएगी। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
सनातन धर्म ही देश का राष्ट्रीय धर्म है, ये कहकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियासी पारे को चढ़ा दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राष्ट्रीय धर्म वाले बयान को लेकर हमलावर हो चुके हैं। विरोधी योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। एक बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया, अयोध्या के राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर ठहराया। अब उसी बयान पर पूरे देश में सियासी घमासान गहराया। विरोधी योगी के इस बयान को बेहद गंभीर बता रहे हैं और धर्मों का हवाला देकर बयान की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कोई बात नहीं है, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। मुझे भी शिकायत नहीं, लेकिन मैं एक विमर्श कर रहा हूं उनसे कि क्या और धर्मों का कोई अस्तित्व है, वो कहां पर है, बस इतना ही है। और सनातन धर्म के अस्तित्व को कोई नकार नहीं रहा। तो एक मेरा व्यक्तिगत सवाल उनसे है, समाज से भी सवाल है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कहाँ गए, उनका कौन सा स्थान है। दरअसल सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर पहुंचे थे। वहां उन्होंने 1400 साल पुराने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए। फिर धर्मसभा में वो बयान दिया जिसे लेकर बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ सनातन धर्म का हवाला नहीं दिया, राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया। राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बता दिया। इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। अब योगी के इस बयान पर सियासत गरमाई है। अलग अलग पार्टी के नेता इस बयान का अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। कोई इसे निजी राय बता रहा है, कोई बयान को समाज को बांटने वाला बता रहा है। राजनीति में जब आदमी जाता है तो क्या कह देता है कोई ठीक नहीं है, और कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये इतिहास है। तो मुख्यमंत्री के कहने से कुछ नहीं होना भाई, वो उनके कहने से सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म हो जाएगा। ये व्यक्ति कर क्या रहा, पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। प्राथमिकता क्या है? रोजगार ना, बेहतर स्वास्थ्य, उसमें तो कभी मुंह खोलते नहीं सुना मैंने इनको। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहा है ना आपके यहां से, ये देश को ले जाएगा। बस कुछ कह नहीं सकता, आगाह करना। योगी आदित्यनाथ के बयान पर धर्म वाली सियासत शुरू हुई तो मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी बयान आया। अपने बयान में उन्होंने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म की बात की है, मेरे ख्याल से सुनने वालों को जो है बात जो है वो उसमें फर्क लगा होगा। उन्होंने सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसके अंदर सनातन धर्म, न मुस्लिम धर्म, न ईसाई धर्म, न बौद्ध धर्म। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और सबसे बड़ा धर्म ये है कि गिरते हुए इंसान के हाथ को थाम ले। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा मजहब है। राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी के दिए बयान पर सियासी खेल शुरू हो गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखना तय है। इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे
जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। साफ है कि राष्ट्रीय धर्म वाले योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजनीति और गरमाएगी। आने वाले दिनों में इस बयान पर सियासत बढ़ती जाएगी। नमः पार्वती पतिये हर हर। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ नरेश सरनऊ बिश्नोई, जालोर, आज तक। रामचरितमानस पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार विवादित बयान दिया। ये कहा कि अगर कोई संत, कोई हिंदू मेरा सिर काटने की बात करे तो मैं उन्हें शैतान, जल्लाद या आतंकवादी क्यों ना समझूं। इस पर अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं और पागल की जगह जेल या फिर पागल खाने होती है। जिन लोगों ने भी जीभ काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की, वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई है, या एक जाति विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीभ काटने, सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? इनकी ये छोटी बातें, छोटी हरकतें, ये ओछी राजनीति अब खत्म हो गई है। अब इनके पास बोलने के, क्योंकि इन लोगों के पास जब भी समय रहा या जिस पार्टी में रहे या पिछली सरकार जो सपा बसपा की रही, इन लोगों ने सिर्फ लूटा इस देश को, अपने परिवार का पेट पाला, इन लोगों ने खुद के महल बनाए, अपने परिवार, चाचा भतीजा की इन लोगों ने राजनीति की। ये सब लोग खत्म हो गए क्योंकि विकास इन पे सत्य, निस्वार्थ सेवा प्रधानमंत्री जी की, पूज्य योगी महाराज जी की, इन पर भारी पड़ गई है। इनकी राजनीति खत्म होते जा रही है। आप लोग देखिएगा 24 में इनकी बहुत बुरी हालत होगी। इधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान का दौरा किया। 4 महीने में यह पीएम मोदी का चौथा राजस्थान का दौरा था। पीएम यहां पर गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस में शिरकत करते नजर आए और फिर असीन में लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि लोग अपने हजारों साल पुराने इतिहास और सभ्यता पर गर्व करते हैं। भारत केवल भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और संभावनाओं की एक अभिव्यक्ति है। आज भारत अपने भविष्य की नींव को रख रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम गहलोत ने भी दांव खेला और भगवान श्री देवनारायण जयंती पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। राजस्थान के इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनावों में ठीक नहीं रहा था। ऐसा यह माना जा रहा है कि पीएम के दौरे से गुर्जरों को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। भला जी भला, देव भला, इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की कामना है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल किले से पंच प्राणों पर चलने का आग्रह किया था। उद्देश्य यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं और कर्नाटक के धारवाड़ में रोड शो किया, जहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ जो है यहां देखने को मिली। धारवाड़ में आपको बता दें, जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की सेवा करना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुरैना में आज एक बड़ा हादसा हुआ। सूत्रों की माने तो बीच आसमान वायुसेना के 2 जंगी जहाज टकरा गए। क्रैश के वक्त दोनों की स्पीड टॉप पर थी। एक विमान का मलबा मुरैना में, दूसरे का मलबा राजस्थान के भरतपुर में गिरा।
राजस्थान के भरतपुर जिले में बीजा का नगला गांव है, जहां ये आपको देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो जेट है वो क्रैश हुआ है। फिलहाल पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के 2 जेट थे जो ग्वालियर से उड़ान भरी थी और वो आपस में टकराए थे या कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई थी और वो क्रैश हो गए। उसके बाद बताया भी जा रहा है कि जो पायलट थे वो इजेक्ट भी करके उनकी लोकेशन फिलहाल नहीं मिली और आप देख सकते हैं किस तरह का कबाड़ा है। हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हो गए। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। विमान का मलबा और टुकड़े बता रहे थे कि आसमान में ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी। मैंने ये देखा था वो एकदम आग लगती हुई जा रही थी, वो एक आगे निकल गया था। फिर बाद में ये पता लगा कि ये एक दोनों प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा है? किस ये चरणन पे गिरा हुआ है जी। किसी मरने की आशंका है किसी की? हाँ, तो एक दो मर गए। आग इतनी भयंकर थी कि पुलिस को यह जानने समझने में कुछ वक्त लगा कि ये मलबा भारतीय सेना के जंगी जहाज का है। नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं, क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है, लेकिन काफी बड़ा गड्ढा है तो इसको एक बार और चेक करा। ये दूसरी तस्वीरें मुरैना की। यहाँ भी एक जंगी जहाज का मलबा दूर तक फैला है। भरतपुर में विमान के गिरने की जगह पर गड्ढा बन गया था, लेकिन मुरैना में इस जगह पर विमान का मलबा दूर तक फैल गया। विमान का अगला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। तस्वीरें लोगों को दहला गई। मुरैना में भी पुलिस और प्रशासन के आला अफसर तुरंत मौके पर पहुंच गए। मुरैना में विमान के टुकड़ों में आग बुझाई गई, लेकिन दूर तक धुआं साफ दिखा। हादसे के कई घंटे बाद वायुसेना ने इस क्रैश को लेकर बयान जारी किया। वायुसेना के मुताबिक दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। दोनों रूटीन ऑपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग मिशन पर थे। आसमान में किसी जगह इनकी टक्कर हुई। जांच में पता चलेगा कि किस जगह पर ये विमान टकराए और इनके क्रैश की वजह क्या थी। 2 पायलटों को बचा लिया गया, लेकिन एक पायलट शहीद हो गया। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया है कि दोनों विमान आसमान में ही एक दूसरे से टकराए। दोनों की रफ्तार भी काफी तेज थी। बीच हवा में जो दोनों विमान टकराए वो भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम थे।